हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे बांग्लादेश में सत्ता बदलते ही सेना में बड़ा बदलाव। भारत में रुके अफसरों को वापस बुलाकर किया सम्मानित। दोस्तों, वहीं भारत आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी। ट्रूडो विवाद के बाद नए दौर की शुरुआत, बताएंगे कब आएंगे वो भारत। वहीं बताएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के इजरायल दौरे के बाद क्या नेतन्याहू की विपक्ष करेगा किरकिरी। बताएंगे खाली ना रह जाए संसद, इसीलिए इनको बुलाने की तैयारी में है नेतन्याहू। दोस्तों, वहीं मोदी जी के इजरायल दौरे पर कैसे पाकिस्तान की बढ़ने वाली है टेंशन। वहीं आखिर क्यों ईरान से तनाव के बीच इस इस्लामिक देश से सेना हटा रहा है अमेरिका। कैदियों को भी भेज दिया दूसरे जेल। दोस्तों, एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत की विदेश नीति और कूटनीति का जमकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनते ही बांग्लादेशी सेना में बड़ा फेरबदल। भारत से रक्षा सलाहकार को वापस बुलाकर प्रमोशन दिया, यहां तक कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ भी बदल दिया। दोस्तों, बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिन बाद ही तारिक रहमान ने सेना में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया है। रविवार को जारी आदेशों में ऑपरेशनल और इंटेलिजेंस पदों पर नई नियुक्तियां की गई है। भारत में तैनात रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल MD हाफिजुर रहमान को मेजर जनरल पद पर प्रमोट किया गया है। उन्हें वापस बुलाकर 55वीं इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग GOC नियुक्त किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मैनूर रहमान को सेना का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ यानी CGS बनाया गया है। वे इससे पहले आर्मी ट्रेनिंग एंड डॉक्ट्रिन कमांड के प्रमुख थे। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल मिजानुर रहमान शमीम की जगह ली है, जिन्हें रिटायरमेंट लीव पर भेज दिया गया था। दोस्तों, मेजर जनरल कैसर राशिद चौधरी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस DGFI का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वे आर्मी मुख्यालय में ब्रिगेडियर जनरल के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम की जगह ली है, जिन्हें फिलहाल विदेश मंत्रालय में राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल मीर मुशफिकुर रहमान को सशस्त्र बल डिवीजन का प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर PSO बनाया गया है। वे इससे पहले चटगांव स्थित 24वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग यानी GOC थे। मौजूदा PSO लेफ्टिनेंट जनरल SM कामरुल हसन को विदेश मंत्रालय में राजदूत के पद पर ट्रांसफर कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि बांग्लादेश की सेना में फेरबदल क्यों करना पड़ा। बता दें, ये बड़ा फेरबदल तारिक रहमान की नई BNP सरकार के लिए सेना पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का पहला बड़ा कदम माना जा रहा है। फरवरी 2024 में छात्र आंदोलन से शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार बनी थी, जिसने सेना के कई शीर्ष पदों पर अपने करीबी या पुरानी व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को तैनात किया था। वहीं इस फेरबदल से BNP को क्या फायदा होगा, बता दें, बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार को पहला फायदा होगा, सरकार मजबूत होगी। दूसरा, पुरानी व्यवस्था के प्रभाव कम होंगे। तीसरा, भारत के संबंधों पर असर पड़ेगा। वहीं चौथा, सेना का फोकस बदलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं आपको बता दें अगली बड़ी खबर। भारत आ रहे हैं कनाडा के प्रधानमंत्री कार्नी। ट्रूडो विवाद के बाद नए दौर की होगी शुरुआत। दोस्तों, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 26 फरवरी से 3 देशों की यात्रा पर निकल रहे हैं। ये दौरा 7 मार्च तक चलेगा। सबसे पहले वो 26 फरवरी को भारत के दौरे पर आएंगे। इस यात्रा का मकसद इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कनाडा की पार्टनरशिप को और गहरा बनाना है। भारत इस दौरे का अहम हिस्सा है। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री ट्रूडो के शासन काल में भारत के साथ रिश्ते बिगड़ गए थे, जो हमारी खबरों से लगातार जुड़े हैं। दोस्तों, सालों साल से उन्हें ये पूरी जानकारी होगी कि प्रधानमंत्री ट्रूडो के साथ कैसे रिश्ते हो गए थे भारत के। अब प्रधानमंत्री मार्क कार्नी पहले मुंबई जाएंगे और फिर नई दिल्ली आएंगे। दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मुलाकात तय है। कनाडा के प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस यात्रा को लेकर आधिकारिक जानकारी साझा की गई है, जिसमें की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि दोनों नेता भारत कनाडा के रिलेशन को नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस बैठक में बिजनेस, एनर्जी, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कल्चरल सहयोग के साथ साथ डिफेंस के सेक्टर में नई साझेदारी पर बातचीत होगी। अपने यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कनाडाई बिजनेस सेक्टर के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान इन्वेस्टमेंट के अवसरों की पहचान और दोनों देशों के कंपनियों के बीच नए समझौते की संभावना पर बात होगी। साल 2024 में भारत कनाडा का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। दोनों देशों के बीच कुल व्यापार $30.8 अरब तक रह गया था। पिछले साल G20 नेताओं के सम्मेलन में व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की औपचारिक
औपचारिक बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी थी। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $70 अरब से ऊपर ले जाना है, जिससे दोनों देशों की आर्थिक परस्पर निर्भरता और अधिक गहरी हो सके। अब ऐसे में इस मेहमान को प्राप्त करने के लिए भारत को 26 फरवरी का इंतजार करना होगा। ऐसे में मोस्ट वेलकम टू इंडिया पीएम कार्नी कमेंट में जरूर कहिएगा दोस्तों। तो वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां भारत इजराइल की अटूट दोस्ती की बड़ी खबर। पीएम मोदी के दौरे पर होगा नया सुरक्षा समझौता, पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। दोस्तों, भारत और इजराइल नए सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं। इस समझौते का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इजराइल दौरे पर हो सकता है। इस नए समझौते के तहत भारत और इजराइल के रक्षा संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे, जिससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ज्वाइंट प्रोडक्शन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी। हालांकि भारत और इजराइल के बीच नए रक्षा समझौते से पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों की टेंशन बढ़ सकती है। पाकिस्तान की इजराइल से पुरानी दुश्मनी है। पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी। वाईओन को दिए एक इंटरव्यू में भारत में इजराइल के राजदूत रियू वेन अजार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल के एक अहम दौरे पर जाने वाले हैं, जहां भारत और इजराइल के एक अपडेटेड सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर साइन करने की उम्मीद है। अजार ने बदलते वैश्विक खतरों से निपटने में इस एग्रीमेंट की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत और इजराइल के लिए खतरे एक जैसे हैं, हम चैलेंज शेयर करते हैं, हम उनसे निपटने के लिए पक्के इरादे वाले हैं। अजार ने इस बात पर जोर दिया कि यह समझौता नई टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में गहरे सहयोग को बढ़ाएगा। इजरायली राजदूत ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों से मिलेंगे, क्वांटम एआई डिजाइनर पर नई टेक्नोलॉजी के बारे में बातें करेंगे। हम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन वही जो जानकारी सामने आ रही है दोस्तों, अभी वो बड़ी खबर वो ये है कि मोदी जी के सामने इजराइल की होगी क्या किरकिरी, क्या इसको बचाने के लिए खाली ना रह जाए संसद, इसीलिए पूर्व सांसदों को बुलाने की तैयारी में है नेतन्याहू जी। बता दे क्या है बड़ी खबर दोस्तों। दरअसल जैसा कि हमने पहले आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी जी इजराइल के दौरे के दौरान इजरायली संसद नेसेट को संबोधित कर सकते हैं। हालांकि इजराइल के विपक्षी दलों ने सरकार के विवाद के चलते पीएम मोदी के भाषण का बॉयकॉट करने की धमकी दी है। ऐसे में इजरायली संसद के स्पीकर आमिर ओहाना ने पीएम मोदी के संबोधन के दौरान संसद की खाली सीटों को भरने के लिए पुराने सांसदों को भी बुलाने का फैसला किया है। दोस्तों, ये सांसद बहिष्कार करने वाले विपक्षी सांसदों की सीटों पर बैठ सकते हैं। इजराइल का विपक्ष पीएम मोदी जी के संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट जस्टिस इत्ज़ाक अहमद को संसद में बुलाने की मांग कर रहा है। इजराइल में यह पुरानी परंपरा रही है कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के संसद में संबोधन के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बुलाया जाता है। हालांकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाली सरकार जस्टिस इत्ज़ाक अहमद को बुलाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। सरकार ने उनके चीफ जस्टिस बनने की योग्यता पर सवाल खड़े कर रखे हैं और यही कारण है कि उनको इस संसद में नहीं बुलाया जाएगा या नहीं बुलाना चाहते। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है दोस्तों इजराइल से। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं, उधर भारत के दुश्मनों का काल बनेगी गोल्डन हेरोइजन। इजराइल ने दिया बड़ा ऑफर, ब्रह्मोस से भी है ये तेज। दोस्तों, इस दौरे के बीच खबर ये आ रही है कि इजराइल ने भारत को अपनी सबसे तेज मिसाइल सिस्टम में से एक गोल्डन हेरोइजन देने की पेशकश की है। हालांकि अभी तक इस पर इजराइल या भारत की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है। लगातार हमास के साथ युद्ध में उलझे इजराइल ने अपने मिसाइल सिस्टम को पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत किया है। इसी क्रम में उसने गोल्डन हेरोइजन नामक एक एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर भी काम शुरू कर दिया था। हालांकि इस पर आधिकारिक जानकारी बहुत सीमित है। पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष में भारतीय वायुसेना ने अपनी महत्वता को बड़ी अच्छी तरह से प्रदर्शित किया था। भारतीय मिसाइलों ने पाकिस्तान में घुसकर जमकर तबाही मचाई थी। हालांकि अब भारत इसे और भी ज्यादा मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार गोल्डन हेरोजाइन भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ सही से लगाए जा सकते हैं, यानी सही से अटैच हो सकता है। ऐसे में भारत अगर इनकी खरीद को मंजूरी देता है तो ये वायुसेना की क्षमता को और ज्यादा एनहांस करेगा, अपग्रेड करेगा, बढ़ाएगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार गोल्डन हेरोइजन गहरे भूमिगत और भारी सुरक्षा वाले ढांचों को भी भेजने में सक्षम है। गाजा में हमास के जमीन के अंदर बने ठिकानों को तबाह करने के लिए बनाई गई इन मिसाइलों ने इजराइल का बहुत साथ दिया है। ये मिसाइलें विमान से छोड़े जाने के बाद एक ऊंचाई पर बैलिस्टिक साइट का पालन करती हैं। इसके बाद यह सीधी लक्ष्य की ओर गिरती हैं। तो दोस्तों, वहीं आपको अगली खबर बता दें, जो भी देश अमेरिका के साथ करेगा खेला तो पहले से ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा टैरिफ। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के झटके के बाद ट्रम्प ने नई चेतावनी, नया वार्निंग दे दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प के टैरिफ फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोमवार को अदालत पर तीखा हमला बोला। उन्होंने फैसले को बेवकूफ पन्ना करार देते हुए दावा किया कि इस निर्णय ने अनजाने में उनकी शक्तियों को और मजबूत कर दिया है। इस दौरान ट्रम्प ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टैरिफ को लेकर कोई देश अगर खेल करने की कोशिश करेगा तो उस पर पहले से ज्यादा टैरिफ
लगाया जाएगा। दरअसल 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से कहा कि अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत लगाए गए व्यापक वैश्विक टैरिफ अवैध हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि आपातकालीन शक्तियों के नाम पर राष्ट्रपति कांग्रेस के कराधान अधिकार यानी टैरिफ लगाने की शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। फैसले के बाद ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर लंबी पोस्ट लिखकर अदालत को हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विभाजनकारी बताया। ट्रम्प ने लिखा कि वे लाइसेंस व्यवस्था का इस्तेमाल विदेशी देशों, खासकर उन देशों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कर सकते हैं जो उनके अनुसार दशकों से अमेरिका का शोषण करते आए हैं। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि अदालत के फैसले से उनकी शक्तियां कैसे बढ़ गई। उन्होंने ये भी कहा है कि वे सुप्रीम कोर्ट का जिक्र छोटे अक्षरों में करेंगे, जो उनके अनुसार पूर्ण अनादर का संकेत है। उनकी पोस्ट में लाइसेंस और शुल्क को लेकर भ्रम की स्थिति भी दिखी। अदालत ने कहा था कि राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल में व्यापारिक लाइसेंस जारी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें टैरिफ के रूप में शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। ट्रम्प ने शिकायत की है कि वे देशों से लाइसेंस लेने को तो कह सकते हैं, लेकिन उनसे लाइसेंस शुल्क नहीं वसूल सकते, जबकि हर कोई लाइसेंस पर शुल्क लेता है। तो उधर आपको बता दें, बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने अब लगाया मोहम्मद यूनुस पर बड़ा ही गंभीर आरोप। कहा, मुझे हटाने का पूरा प्रयास किया था यूनुस ने, साथ में विदेशी दौरे भी रद्द कर दिए। जी हां, अमेरिका से व्यापार समझौते की जानकारी भी नहीं दी। बता दें, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में अंतरिम सरकार के पूर्व मुखिया मोहम्मद यूनुस पर गंभीर आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार गिरने के बाद बनी अंतरिम सरकार ने उन्हें हटाने की कोशिश की, प्रयास किया। शहाबुद्दीन ने बताया कि 8 अगस्त 2024 को उन्होंने ही यूनुस को पद की शपथ दिलाई थी और यूनुस 16 फरवरी 2026 तक वास्तविक प्रधानमंत्री की तरह काम करते रहे। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार ने 2 बार उनके विदेश दौरे रद्द कर दिए। एक बार कोसोवो जाने से रोका गया और दूसरी बार कतर के अमीर के निमंत्रण पर विदेश मंत्रालय ने यह कहकर पत्र भेज दिया कि राष्ट्रपति व्यस्त हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें चुनाव से कुछ दिन पहले किए गए बांग्लादेश अमेरिका व्यापार समझौते तक की जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी समझौते की जानकारी राष्ट्रपति को देना संवैधानिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन यूनुस ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। शहाबुद्दीन ने यहाँ तक आरोप लगाया कि यूनुस ने संविधान के किसी प्रावधान का पालन नहीं किया और अंतरिम सरकार ने ऐसे अध्यादेश पास किए जिनकी आवश्यकता नहीं थी। यूनुस अपने विदेशी दौरों की जानकारी भी उन्हें नहीं देते थे और 14 से 15 बार विदेश गए, लेकिन कभी राष्ट्रपति को नहीं बताया। उन्होंने 22 अक्टूबर 2024 की उस रात का जिक्र किया जब भीड़ ने राष्ट्रपति भवन बंगा भवन को घेर लिया था और उन्हें हटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि वो रात उनके लिए बेहद डरावनी थी। शहाबुद्दीन ने कहा कि जब उन्हें हटाने की कोशिश हो रही थी तब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के एक सीनियर नेता ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया। उस नेता ने कहा कि वे संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और किसी भी असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति को हटाने के पक्ष में नहीं है। वही राष्ट्रपति ने मौजूदा प्रधानमंत्री और BNP प्रमुख तारिक रहमान को ईमानदार और सौम्य बताया। उन्होंने कहा कि BNP और उसके सहयोगियों के अलावा सेना की तीनों शाखाओं के प्रमुखों ने भी उनका पूरा समर्थन किया। उनके मुताबिक सेना प्रमुखों ने कहा कि वे सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रमुख हैं और उनकी हार का मतलब पूरी सेना की हार होगी। दोस्तों, अब BNP के सरकार में आने के बाद मोहम्मद यूनुस की सारी पोल पट्टी खुलती नजर आ रही है और उनके सारे करतूत सामने आते दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, जानकारी ये भी है कि तारिक रहमान ने यूनुस को तगड़ा झटका देते हुए बांग्लादेश में जितने भी दर्ज मुकदमे हैं उनकी फिर से जांच होगी। सलाहुद्दीन अहमद ने सोमवार को उत्पीड़न रोकने के लिए 5 अगस्त 2024 के बाद के मामलों की समीक्षा का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस को निर्देश दिया कि छात्र आंदोलन के जरिए अवामी लीग सरकार के पतन के बाद दर्ज किए गए मामलों की फिर से जांच होनी चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि निर्दोष व्यक्तियों को उत्पीड़न का शिकार न बनाया जाए। साथ में उन्होंने भीड़ तंत्र को लेकर भी स्पष्ट कर दिया कि भीड़ तंत्र को किसी भी हालत में बांग्लादेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सलाहुद्दीन अहमद ने जोर देकर कहा कि NH को बंद करना या हिंसा के जरिए अपनी मांगों को मनवाने का चलन अब समाप्त हो चुका है। अब शिकायतों को कानूनी और संविधान संस्थागत माध्यमों से ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए। दोस्तों, वाकई में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से सीखकर तारिक रहमान अब उसको बांग्लादेश के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश को विकास की ओर ज्यादा देखना चाहते हैं और फिलहाल न्यूट्रल फैसले लेते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, हालांकि आगे चलकर क्या होता है वो आने वाली बात आने वाला समय ही बताएगा। बहरहाल, आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद BNP के सरकार में आने के बाद क्या बांग्लादेश की कायाकल्प बदलेगी? जो भी आपकी राय हो दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें,
ईरान से तनाव के बीच इस इस्लामिक देश से सेना हटा रहा अमेरिका कैदियों को भी दूसरी जेल भेज दिया। दोस्तों आखिर क्यों लिया ऐसा फैसला, क्या होने वाला है, कुछ बड़ा बता दें। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। इसी बीच अमेरिकी सेना ने सीरिया के एक अहम सैन्य अड्डे से अपने सैनिकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया है। सेना का ये कदम सीरिया में एक अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति में कटौती करने के अभियान का हिस्सा मानी जा रही है। इराकी और सीरियाई अधिकारियों के अनुसार यूएस आर्मी ने गजतरक क्षेत्र में बने अपने बेस से सैनिकों को और सैन्य साजो सामान को हटाना शुरू कर दिया है। एपी की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना लगातार अपने साजो सामान को लेकर इराक की सीमा की ओर बढ़ रही है। हालांकि इस अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड से जब जवाब मांगा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गजतरक बेस के आसपास के क्षेत्र को नियंत्रित करने वाली कुर्द सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। एक वरिष्ठ अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी ने नाम ना बताने के शर्त पर कहा कि बेस की निकासी रविवार से शुरू हो गई थी और सोमवार को वहां से आ रहे अमेरिकी सैनिक और सैन्य उपकरण इराक से उत्तरी अर्ध स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं। एक सीरियाई सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सोमवार तक लगभग 200 सैनिक बेस पर मौजूद थे और वहां सैन्य जैमिंग सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और इंजीनियरिंग सेक्शन को हटाने का काम जारी था। वहीं दोस्तों ईरान में हालत खराब होता देख, नियंत्रण से बाहर जाता देख भारत की अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की बड़ी चेतावनी सर्कुलर जारी। जी हां दोस्तों, जल्द से जल्द छोड़ दे ईरान। इंडियन एम्बेसी ने भारतीय नागरिकों को दे दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों हालत है गंभीर। दरअसल ईरान में बढ़ते तनाव और हालिया विरोध प्रदर्शनों के बीच तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने तक की सलाह दे दी। दूतावास ने एक्स पर जारी एडवाइजरी में कहा कि छात्र, तीर्थयात्री, व्यापारी और पर्यटक सहित सभी भारतीय उपलब्ध साधनों से, जिसमें कमर्शियल फ्लाइट्स शामिल है, ईरान छोड़ दें। ये सलाह 5 जनवरी 2026 और 14 जनवरी 2026 की पिछली एडवाइजरी का पुनरावलोकन है, लेकिन अब स्थिति और गंभीर बताई गई है। तो वहीं अगली खबर आपको बता दें, अमेरिका ने तिब्बत मुद्दे पर उठाया नया कदम। चीन ने जताई कड़ी आपत्ति, कहा आंतरिक मामलों में तुम्हारा दखल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी हां, तिब्बत मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने राइले एम बॉन्स को तिब्बती मुद्दों के लिए अमेरिका का नया विशेष समन्वयक यानी स्पेशल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। बॉन्स वर्तमान में अमेरिकी विदेश विभाग में लोकतंत्र, मानवाधिकार और श्रम मामलों के सहायक विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। ये घोषणा तिब्बती नववर्ष लोसार के अवसर पर की गई। रूबियो ने दुनिया भर के तिब्बतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अमेरिका तिब्बतियों के मानवाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और भाषा संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं दोस्तों चाइना ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जापान की अस्थायी सदस्यता का किया विरोध, कहा यह देश के लायक ही नहीं। जी हां, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुरक्षा परिषद की सीटों के उचित बंटवारे और सदस्यों की संख्या बढ़ाने के मुद्दे और सुरक्षा परिषद से जुड़े दूसरे मामलों पर अंतर सरकारी बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र में चीन के अस्थायी प्रतिनिधि कू त्सोंग ने अपने आखिरी बात में दोहराया कि जापान अपने ऐतिहासिक आक्रामक कृत्यों पर पश्चाताप करने से इनकार करता है, युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय शासन को खुलेआम रौंद रहा है, दूसरे देशों की संप्रभुता में दखल दे रहा है और इलाके की शांति और स्थिरता के लिए नए खतरे पैदा कर रहा है। ऐसा देश परमानेंट सदस्यता मांगने के लायक नहीं है। वहीं अगली खबर आपको बता दें, यूनाइटेड नेशन ने खोली पाकिस्तान की पोल। मुनीर सिन्हा ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर। दोस्तों अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ओर से किए गए स्ट्राइक में मारे जाने के दावे पर संयुक्त राष्ट्र ने मुहर लगा दी। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन बोले तो यूनामा ने बयान जारी करके कहा कि पाकिस्तान ने बहसूद और खोगियानी शहर में स्ट्राइक किया, जिसमें 12 आम नागरिकों की मौत हुई। मरने वालों में बच्चे और महिलाएं शामिल है। यूनामा के मुताबिक बरमाल और उर्गुन में पाकिस्तानी हमले में किसी भी नागरिक की मौत नहीं हुई। यूनाइटेड नेशन के इस बयान ने पाकिस्तान के उन दावों की पोल खोलकर रख दी जिसमें पाकिस्तान की ओर से कहा गया था कि उसने टीटीपी और इस्लामिक स्टेट्स के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था और आतंकियों को मारा गया। अफगानिस्तान में रविवार सुबह पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों की भारत ने कड़ी आलोचना की और इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत भी बताया। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं, जहां आटा चावल के बाद अब दाल के लिए भी तरसेगा पाकिस्तान। शहबाज शरीफ राज में पाकिस्तान का हाल बेहाल। जी हां, पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पाकिस्तान दूसरे देशों के सामने कर्ज की गुहार लगाता रहता है। कभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सामने तो कभी अमेरिका के सामने वो गिड़गिड़ाता रहता है। वहाँ कभी गेहूं की कमी होती है तो कभी चावल की। इस वजह से गेहूं, आटा और चावल की कीमतें आसमान छूती रहती है। लेकिन अब पाकिस्तान पर एक बड़ा संकट आ पड़ा है। देश में दालों की भारी कमी हो गई है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून
कौन? बोले तो टीईटी की रिपोर्ट के अनुसार कृषि विशेषज्ञों ने पाकिस्तान में दालों के उत्पादन में लगातार गिरावट पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने आगाह किया है कि देश लोकल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर साल करीब 980 मिलियन डॉलर आयात पर खर्च कर रहा है। पंजाब दाल इंपोर्ट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और ग्रेन मार्केट के चेयरमैन राणा मोहम्मद तैयब ने कहा कि 1998 से पहले पाकिस्तान दालों के शीर्ष निर्यातकों में से एक था। हालांकि मुशर्रफ के समय में निर्यात पर लगी रोक ने किसानों का हौसला तोड़ दिया, क्योंकि दालें कम मुनाफे वाली फसलें बन गई। दोस्तों साथ ही बता दें, गुलामी के प्रतीक की हो गई विदाई। लुटियंस की जगह राजगोपालाचारी की प्रतिमा लगी। पीएम ने कहा, यह तो बहुत अद्भुत है। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में सोमवार को राजाजी उत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने एडविन लुटियंस की प्रतिमा के स्थान पर सी राजगोपालाचारी की प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजाजी उत्सव को एक अद्भुत पहल बताया। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राष्ट्रपति भवन से जुड़ी पोस्ट की रिपोस्ट करते हुए लिखा कि राजाजी उत्सव एक अद्भुत पहचान है, एक अद्भुत पहल है जो अपने राष्ट्र के प्रति राजाजी के समृद्ध योगदान के विभिन्न सांसदों के साथ प्रत्यक्ष और नियमित संवाद बढ़ाना चाहती है, ताकि पारंपरिक राजनयन के साथ साथ संसदीय स्तर पर भी मजबूत संबंध बने रहे। जिन देशों के साथ ये मैत्री समूह बनाए गए हैं, इनमें श्रीलंका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, भूटान, सऊदी अरबिया, इजराइल, मालदीव, अमेरिका, रशिया, यूरोपीय संसद, दक्षिण कोरिया, नेपाल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, इटली, ओमान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, सिंगापुर, ब्राजील, वियतनाम, मैक्सिको, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सांसदों को अपने विदेशी समकक्षों से सीधे बात करने का अवसर देना है। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी जानकारी। खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।